हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं वेदित लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस सिविक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी सारे चैप्टर को ऑलरेडी वन शॉट वीडियोज़ के फॉर्म में कवर कर चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट क्या था, पहले सर पॉलिटिकल साइंस को ख़त्म करेंगे, ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी एंड लास्टली हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री को भी ख़त्म करेंगे। ओके, तो हम लोग सही जो हम लोग का टारगेट एस्टिमेटेड डेट था कि 28 जनवरी से बैच को शुरू करेंगे, उससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं हम लोग। दिन में दो दो वीडियोज़ आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ओके, तो क्लासेस बहुत फास्ट तरीके से मैं ले रहा हूँ और आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, जिससे क्या हो सके कि हम लोग एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही वन शॉट सारे अपने कंप्लीट कर ले। और फिर जब एग्ज़ाम के बीच में जो गैप बचती है सोशल स्टडी के पहले, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सेशंस में आप लोगों के लिए लूँगा जहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा और मार्क्स तो ऑब्वियसली बात अच्छा आना ही है। ठीक है, तो आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं, कुछ देर में आपके सामने ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे रिकॉर्डिंग का। मैंने पहले रिकॉर्ड किया था और ड्यू टू द हार्डवेयर इशू क्या हुआ, मेरा जो फेस है वो नहीं आ पाया उसमें। ओके, तो ये मैंने पहले रिकॉर्ड किया था आप बच्चों के लिए, बट मेरे पास थोड़ा हार्डवेयर स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा चीज़ें सिंपल कंप्यूटर है, बहुत ज़्यादा हाई एंड कंप्यूटर या फ़ोन नहीं है मेरे पास। तो मैंने बस सिंपल से क्या किया है कि बिना फेस को डाले ही मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ओके, तो आप प्लीज़ पूरे वीडियो को देखना यार, बहुत दिल से तुम लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है, मेहनत पूरा किया है। ठीक है, थोड़ा सा टेक कमजोर है लेकिन इरादे ने पक्के हैं, तो मैंने रिकॉर्डिंग किया है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। मैंने इसी बुक से अगेन चीज़ों को कवर किया है, तो मैंने आपको बता रखा है कि बुक अगर आपको चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो। आपको वेदत के वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ओके, जैसे ही वेदत के वेबसाइट पर आते हो, आप कोर्स सेक्शन में जाना, यहाँ पर आपको क्लास 10th की एग्जाम ओरिएंटेड बैच का एक कोर्स मिलेगा सिर्फ 199 रुपीज़ के अंदर। जैसे ही आप इसमें एनरोल करते हो, आपको यहाँ पे पूरे बुक्स, PYQs, जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल नोट्स है, साइंस मैथ सोशल, जो हम लोग का बैच चल रहा है एग्जाम ओरिएंटेड, सारे यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे, मतलब यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई होती जाएगी वो अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसे सोशल की मेरी जो बुक है वो 300 पेजेस वाली, वो भी यहाँ पे अपलोडेड है। प्लस मैं सोशल की जो शॉर्ट स्क्रिप्ट नोट्स है वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, और सारे PYQs भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अभी पावर शेयरिंग की हो चुकी है, बाकी जो चैप्टर अपलोड हो चुके हैं और जो अपलोड हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे आज रात 12 बजे तक। ठीक है ना, तो आज ही 31 जनवरी है, तो मैं बोल देना चाहता हूँ कि भाई आज रात 12 बजे तक सारे अपलोड हो जाएंगे। ओके, प्लस इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको मिलता है वो होता है डाउट सॉल्विंग कम्युनिटी का। मतलब सर उसके अंदर, मतलब जैसे ही तुम इसमें एनरोल करते हो, एक कम्युनिटी में आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हो। ये बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप की तरह होता है, जहाँ पे तुम मुझे डायरेक्टली टैग करके या मैम को टैग करके अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हो। और ये केवल सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट ही नहीं हो सकता, कई बार एग्जाइटी, प्रेशर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, न जाने क्या क्या दिमाग में चल रहा होता है ना, तो वो सारे अपने डाउट्स को पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं और मैम जितना हो पाएगा आपकी मदद करेंगे, और 24 आवर्स के भीतर भीतर आपको वहाँ पर रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो एक तरीके से आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिल रहा है हम टीचर्स की तरफ से, प्लस आपको नोट्स मिल रहे हैं और PYQs मिल रहे हैं, तो इतने सारी चीज़ मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सीरियस बच्चा ही इसके अंदर आए, इसी वजह से बस एक नॉर्मल सा फीस डाला है यार। ठीक है, तो ओके, तुम लोग सपोर्ट करना प्लीज़। और जो भी बच्चा इसमें एनरोलमेंट लेगा तो यहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हो, रिव्यू भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा आप बच्चों के लिए नए नए कंटेंट लाने के लिए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं अभी के क्लासेस अपना। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स क्लास 10th का, जिसका नाम है डेवलपमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी, काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ से बोलते हैं आप, बहुत ही ईजिली इसको आप इंटर रिलेट कर पाओगे, तो कह सकते हो कि काफ़ी इजी सा चैप्टर होने वाला है, बट काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। मतलब कि आपको यहाँ पे फोकस से पूरे लेक्चर्स को देखना होगा। मैं कोशिश करूँगा आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को डिलीवर कर पाऊँ पूरे वीडियो के थ्रू, बट आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है। और जब लेक्चर स्टार्ट हो रही है तो मैं बोलूँगा फटाफट से एक कॉपी, पेन और NCERT बुक को लेकर के बैठ जाना। जो नोट्स से मैं पढ़ाने वाला हूँ, बेसिकली ये मेरा बुक है, ये कुछ नहीं बस NCERT के जो लैंग्वेजेस होते हैं उसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने कोशिश करी है कि इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूं। बट अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप NCERT को जरूर से लेकर के बैठे, उससे आपका काम हो जाएगा। ध्यान देना, किसी प्रकार का अदर देन NCERT बुक जो होते हैं बहुत सारे थर्ड पार्टी राइटर्स के वगैरह वगैरह, उसको आप मत यूज कीजिए, बस आप NCERT को लेकर के बैठिए। और स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है डेवलपमेंट। चैप्टर शुरू करने के पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। ठीक है, अगर एक कुछ मतलब एक स्टोरी बताना चाहूँगा, ध्यान देना, स्टोरी है, बातें हैं, जो भी है फैक्टर, ध्यान देना। आपने डोरेमोन देखा होगा, ठीक है।
आपने मोटू को भी देखा होगा, मोटू पतलू अगर आपने देखा होगा तो। ओके, भीम को भी देखा होगा, छोटा भीम। ओके, छोटा भीम जो है उसको भी आपने देखा होगा। इन तीनों से अगर मैं एक सवाल पूछूं कि तुम्हारा फेवरेट जो डिश है, खाने का जो चीज़ है वो क्या है, ठीक है, फेवरेट खाने का चीज़, ठीक है ना, खाने का चीज़ क्या है तुम्हारा, तो डोरेमन बोलेगा इसके लिए डोरा केक। ठीक है, डोरा केक इसके लिए बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, अगर इसको ये मिल जाए तो बोलेगा ये मेरा फेवरेट खाने का चीज़ है। वही मोटू से पूछेंगे तो इसके लिए समोसा, ठीक है ना, समोसा खिला दो भाई इनको। वहीं छोटा भीम से पूछोगे तो टुनटुन मौसी के लड्डू। मतलब कि इन तीनों को देखोगे पसंद अलग अलग है, लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि खाने का फेवरेट चीज़ इनका क्या है तो ये इनके लिए मिलेगा। मतलब आप देखोगे सर कि तीनों का फेवरेट कुछ तो है, लेकिन तीनों ही डिशेस क्या है, अलग अलग है। एक के लिए डोरा केक है, एक के लिए समोसा है, एक के लिए लड्डू है। वैसे ही जब आप बात करते हो डेवलपमेंट की, तो इसकी भी डेफिनेशन कि डेवलपमेंट क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। ये मेरा नाम है अंकित, ठीक है, ये मैं हो गया। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ, ठीक है। बगल में देखोगे एक बहुत बड़ा सा शहर है, ठीक है, ये पूरा सिटी है, बहुत बड़ा शहर है ये। ओके, वही मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रोहित है, वो यहाँ पे एक छोटे से गांव में रहता है। इस सिटी से इसका गांव जो है बहुत पास पड़ता है और यहाँ पे एक अच्छी खासी रोड है। मतलब यहाँ पे रोड यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये रोड से शहर आता है और जाता है। बट इसके गांव में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की इसके यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब बिजली नहीं रहती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ठीक है ना, इसका फोटो बना देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा एंग्री है यार कि यार बिजली रहती नहीं है, जब देखो बिजली नहीं रहती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। गर्मी में देखो तो यार फ़ैन नहीं चला सकते, ठंडी में देखोगे तो हीटर नहीं चला सकते, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बेचारा परेशान है। वहीं अगर मैं बात करूं तो मेरा जो गांव है उसके बीच में बहुत सारे क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है, बहुत सारे मतलब पेड़ है, फॉरेस्ट है बेसिकली, जिसको क्रॉस करके जाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब बगल में ऐसा यहाँ पे ऐसा सीन है कि यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है। जाहिर सी बात है ये फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट है तो भाई साहब वाइल्ड एनिमल रहेंगे। मतलब कि अगर मेरे को अपने गांव से सिटी जाना है तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा। यहाँ पे फ़ायदा मेरे को क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी तो है लेकिन रोड नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं सेफ्टी तरीके से मैं सेफ्टीली सिटी कैसे पहुंच सकता हूं, अगर यहाँ पे एक अच्छा सा रोड बन जाता, ठीक है, जिससे मैं आराम से सिटी पहुंच जाता। यहाँ पे रोड है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो रोड नहीं है, ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर कोई आए और मुझसे पूछे कि अंकित तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे लिए डेवलपमेंट क्या होगा, तो मैं बोलूँगा यार मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि ये मेरे गाँव और शहर के बीच में एक अच्छा सा रोड बन जाए, जिससे मैं आराम से सेफली जा सकूँ और सेफली आ सकूँ, ये मेरे लिए डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन रोहित से पूछा जाए तो रोहित का क्या आंसर सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी रोड है जो कि सिटी को उसके गांव से अच्छा खासा तरीके से जोड़ देता है। बट उसके लिए प्रॉब्लम क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो कहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी मेरे गांव में नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के व्यवस्था को अगर अच्छे तरीके से कर दिया जाए तो ये मेरे लिए डेवलपमेंट होगा। अगर ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ महसूस होगा कि ये जो डेवलपमेंट है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज होगा। मेरे लिए ये रोड नहीं है तो रोड बना दो, मेरे लिए वो डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसके लिए ये डेवलपमेंट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे है कि अगर मैं इनको अगर डोरेमोन को समोसा ऑफर करूँ तो समोसा इसको पसंद नहीं आएगा, इसको अगर डोरा केक मोटू को ऑफर करूँ तो इसको डोरा केक पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनके लिए अच्छा खाने का मतलब इनके लिए डोरा केक है, डोरेमोन के लिए, मोटू के लिए समोसा है और छोटा भीम के लिए लड्डू है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जाओगे पर्सन टू पर्सन, तो रोहित के लिए डेवलपमेंट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब है एक अच्छा सड़क। वैसे ही हो सकता है कहीं एक और छोटा सा गांव हो, ठीक है ना, वहाँ पे लेट से कि आप रहते हो, आपका मैं नाम यू से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप रहते हो सकता है कि इसके बीच में एक बड़ी सी नदी हो गांव और शहर के बीच में, तो आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि इस नदी के ऊपर एक अच्छा सा पुल बन जाए, ठीक है, फ्लाईओवर बन जाए, जिससे क्या हो सके आप आराम से क्या हो सके शहर में आ सको और जा सको। अब शहर क्यों जाना है, तो शहर भाई साहब हमें ट्रेड करने जाना है, बिजनेस करने जाना है, जॉब करते हैं तो उसके लिए जाना है, एजुकेशन लेना है, हायर स्टडीज़ करनी है तो उसके लिए जाना है।
मतलब कि आप देख सकते हो कि हमारा देश एक समय पे बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया में मतलब लोग रहा करते थे, तो वो शहर पे मूव हो पाए उनके लिए कन्वीनियंट के लिए जो आप काम करते हो या फिर जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे हर वो सुख साधन जो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज़ है उसको वहाँ पहुँचाया जा रहा है। इसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है ना। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, मुझे पता है, पिकासो मेरे यहाँ स्टूडेंट था पहले, तो वो मुझसे सीख के गया है, तो ड्राइंग को लेकर कोई कमेंट मत करना, ओके। तो आपको ये चीज़ समझ में आना कि डेवलपमेंट होता क्या है, राइट। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं जो आपको एनसीईआरटी ने आपको समझाया है। जब आप इसको पढ़ोगे, इसकी स्क्रीनशॉट आप दबा के ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फुल मतलब यहाँ पे कर ले रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसको पढ़ने के लिए, या फिर एनसीईआरटी में भी जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको जब पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद एक हेडिंग तक मैंने कॉपी कर रखा है एनसीईआरटी से, सो डैट कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। यहाँ पे डेवलपमेंट क्या क्या प्रॉमिस करता है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, हर एक इंसान के डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे बताया है, ओके। आपको समझाया कि पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है, मतलब है उसका, बोलते हैं ना फील है, वो क्या होता है, बदलता है। जब ये दो चीज़ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब चलिए एक हम लोग एनसीईआरटी का दिया हुआ एक अच्छा सा टेबल है, इसको फिल करते हैं। अब इससे हम लोग समझ पाएंगे कि डेवलपमेंट कहते किसको है। चलो इसको पहले पढ़ोगे। एक बंदा है जो लैंडलेस है, मतलब उसके पास क्या है, ज़मीन नहीं है, गांव में रहता है, रूरल लेबर है, ठीक है। गांव में रहने वाले लेबर जो होते हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करते, उनके पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं होते, इनके पास ज़मीन नहीं होता जिस पे वो खेती कर सके। तो अल्टीमेटली बेचारे क्या करते हैं, दूसरे जो गांव में बड़े ज़मींदार होते हैं, बड़े ज़मीन मालिक जो लोग होते हैं, उनके यहाँ क्या करते हैं, जा करके ये काम करते हैं, ओके, और वहाँ से अपना लिवलीहुड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, इनके लिए एक डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनको काम मिले, अच्छा से अच्छा इनको वेजेस मिले, दिहाड़ी मजदूरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। लोकल स्कूल वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाए, जहाँ पे उनके बच्चे जा कर के कम प्राइस में अच्छी से अच्छी शिक्षा को ले पाए, ठीक है ना। उनके साथ कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि आपको पता होगा, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, कहीं ना कहीं आपके टीचर ने आपको समझाया होगा, या फिर मेरे पुराने लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा, सोशल में मैंने हमेशा बताया है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके कास्ट के नाम पे, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो ये भी डेवलपमेंट होगा ना कि उनसे कोई घृणा ना करे, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, एंड दे टू कैन बिकेम द लीडर्स इन द विलेज। क्या होता था कि विलेज का लीडर वो बनेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, पावर है। एक नॉर्मल सा लेबर बेचारा वो कभी विलेज का नेता बनने का सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो ये भी चाहेगा ना कि यार मेरे कम्युनिटी से, मेरे लोगों में से, या फिर हम खुद भी एक बार बने, सो डैट कि उनको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, ओके। और तो और हिस्सा होने के साथ साथ उनको ये भी एहसास होगा कि नहीं यार मुझे भी यहाँ पे वैल्यू दिया जा रहा है, उनको अपनी अहमियत का एहसास होगा। क्योंकि सोचो, लॉजिकली सोचो, कोई कितना ही पैसा वाला क्यों ना हो, एक बड़ा सा ज़मीन अगर उसके पास है ना, तो वो अकेले बैठ के सारी खेती का जो प्रोसेस होता है वो अकेले बैठ के नहीं कर सकता, उसको लेबर चाहिए। यानी कहीं ना कहीं लेबर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम लोग उनसे सबसे ज़्यादा हार्डवर्क वाला काम भी करवाते हैं और उनकी डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। तो उस बेचारे के लिए तो यही होगा ना, बेचारे के पास डेवलपमेंट गोल के नाम पे कि नहीं मेरा रिस्पेक्ट हो जाए, मेरा भी, हम भी स्ट्रेचर मेरी ऊपर उठ पाए, हम भी एक धीरे धीरे पैसे के लेवल से फाइनेंशियल लेवल पे हम भी अपग्रेड कर पाए, ओके। तो ये लैंडलेस लेबर का गोल हो सकता है। तो इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या था कि बेटर वेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा काम, लोकल स्कूल जहाँ पे उसके बच्चे जाके पढ़ पाएं, अच्छी से अच्छी शिक्षा ले पाएं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ ना हो, ठीक है। अब देखोगे दूसरा केस लेते हैं, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम द पंजाब। अब इसकी समझ से दूसरा केस समझो। यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा फार्मर है पंजाब का, ठीक है, जो ठीक ठाक सा उसके पास ज़मीन है, अच्छा खासा है। इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, तो इसके लिए डेवलपमेंट गोल ये होगा कि इसके पास हाई इनकम हो जाए, ठीक है, इसकी फैमिली की जो इनकम है और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना। इनके पास हायर सपोर्ट प्राइस मिल जाए, उनके मतलब क्रॉप्स जो हो रहे हैं, जो उनकी खेती हो रही है, जो उनका फसल है, उस पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, ठीक है ना। थ्रू द हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर मिल जाए, उनको कम से कम पैसे में काम करने वाले अच्छे लेबर
मिल जाए जो उनके काम को और भी इफिशिएंट तरीके से करके दे, एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड। और ये चाहेगा ना कि मेरे बच्चे भाई साहब विदेश जाके पढ़े, बड़ा बने, ये वो, ठीक है ना, मतलब टॉप टू टॉप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, अच्छे से अच्छे जगह जाके शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि इनके पास जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब इनको चाहिए थोड़ा लग्जरी, इनको चाहिए थोड़ा मोर अपग्रेड, दिल मांगे मोर वाला केस है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि एक लेबर के हिसाब से और एक अच्छा खासा फार्मर के हिसाब से क्या फ़र्क है डेवलपमेंट का। लेबर बेचारा चाहता है कि जहाँ रह रहा है वहीं पे थोड़ी चीज़ें सेटल हो जाए। फार्मर चाहता नहीं, अब मेरा यहाँ से मन भर चुका, अब मेरे को और ज़्यादा अपग्रेड करना, और अमीर बनना है, थोड़ा और करके ये अपग्रेड होना चाह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। लिख करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बोल करके समझाता हूँ, लिखने का काम आपका है, ओके। या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर सकते हैं, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। ध्यान देना, फार्मर हु डिपेंड ऑन द रेन फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। अब बताओ वो फार्मर जो बेचारा अपने सारे क्रॉप्स के लिए, उनका अच्छा पैदावार होने के लिए वो क्या करता है, रेन पे अपनी डिपेंडेंसी रखता है कि समय पे बारिश हो, अच्छे तादाद में बारिश हो, जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, ओवर भी बारिश ना हो जाए जिससे फ्लड आ जाए, कम भी ना हो जिससे सूखा ही रह जाए, मतलब एक अच्छा खासा वो चाहता है कि बारिश हो। जैसे कि आप कह सकते हो चावल का खेती करने वाले जो हमारे पैडी वाले जो लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, क्योंकि पैडी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पानी लगता है। इसी वजह से देखोगे अभी जो बरसात का मौसम गया ना, अभी के समय क्या होता है, पैडी मतलब चावल की जो खेती होती है वो की जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। अपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है, ओके, साइंस में भी अपने आई होप पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला कि इसके लिए अच्छा सिनेरियो क्या हो सकता है डेवलपमेंट का मतलब, इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये हो सकता है कि जब बारिश ना हो, उसके जो फार्म है जहाँ पे उसकी खेती है उसके बगल में कैनाल बनाया जाए, ठीक है ना, कैनाल बनाया जाए जहाँ से ईजिली चीप प्राइस में पानी को क्या कर पाए, डाइवर्ट करके अपने फार्म तक लेकर के जा सके। इसके लिए पानी सबसे बड़ी समस्या है, तो पानी को रिजॉल्व किया जाए। इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, मान लो मेरा ये खेत है, ठीक है, ध्यान देना, ओके। अब नदी तो बहुत दूर है, तो लोग क्या करते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकती है डेवलपमेंट के नाम पे। अब देखो मैंने खेती का मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे लिए पानी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बारिश नहीं हुई, मान लो बारिश नहीं हुई, तो अब क्या करेंगे, तो भैया मेरा खेत तो सूख रहा है। तो इस केस में अगर गवर्नमेंट क्या करे या फिर जो भी है, बना करके कनाल बनाया जाए, बेसिकली नदी के पानी को थोड़ा सा नाले की तरह बना के पतला सा पानी यहाँ तक खींच के लाया जाए, सो डैट कि ये पानी को हम खेत में यूज़ कर पाएँ, सो डैट कि मेरी जो फसल है वो हो पाएगी। एक ये केस हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है अगर हैवी फ्लड हो जाए तो ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाया जाए, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए जिससे क्या हो, मेरे खेत में पानी लंबे समय तक ठहर ही ना सके, वो क्या हो जाए, मेरे खेत से चली जाए, सो डैट कि मेरा जो फसल है, जो मेरा यहाँ पे खेती करने का जो प्लान है वो ख़राब ना हो। तो मेरे लिए वो डेवलपमेंट होगा, वो मेरे लिए एक बोल सकते हो डेवलपमेंटल गोल होगा। आगे बात करते हैं अ रूरल वुमेन फ्रॉम द लैंड ओइंग फैमिली। एक रूरल वुमेन जिसके पास लैंड है, ठीक है, तो वो चाहेगी कि अपने लैंड का बेटर से बेटर वे में इस्तेमाल करे। बेटर से बेटर वे में क्या मतलब कि कम कॉस्ट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए। प्रोडक्शन किस चीज़ की सर, क्रॉप्स की, ऑब्वियस सी बात है। जिस क्रॉप्स को क्या करेगी, हायर रेट पे क्या कर पाए, सेल कर पाए, और हायर रेट से सेल करेगी तो उसकी क्या हो जाएगी, इनकम भी ग्रो हो जाएगी। तो उसका ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है, ओके। आगे बात करते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। भाई साहब आप शहर में रह रहे हैं और आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट आपके लिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट गोल हो जाएगा, विथ हैंडसम सैलरी या फिर गुड सैलरी आप कह सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट गोल हो जाएगा कि अगर आपको अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जॉब मिल जाए जहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी है, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए, ओके। अ बॉय फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली, एक अमीर बंदा लड़का, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऑलरेडी आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, स्टडी अब्रॉड के बाद आपके लिए डेवलपमेंटल गोल हायर स्टडीज जो आप चाहो कर पाओ। तो ये सारे जो आपके होते हैं एक अच्छा खासा रिच फैमिली से आप कर सकते हो। आप बॉय हो तो वो चीज़ें सपने देख सकते हो, आपके पास अधिकार है, ओके। आगे बात करते हैं अ गर्ल फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली। तो इसके एक लड़की अगर आप हो काफ़ी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको क्या मिलेगा, फ्रीडम। जहाँ पे जो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में लड़कियों को फ्रीडम बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है। अमीर होने का मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा बहुत फ्रीडम आपको एंजॉय करने को मिलता है, जैसे उसके भाई को मिल रखा है। वो डिसाइड करे कि उसको अपने लाइफ में क्या करना है। अगर उसको चाहिए कि वो जो पढ़ना चाहती है, देश के बाहर जाके पढ़ना चाहती है, वो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर सके। वहीं आगे आता है आदिवासी, ठीक है ना, फ्रॉम द नर्मदा वैली। नर्मदा वैली का आदिवासी बेचारा क्या करेगा, आप देखो ये स्टोरी है, समझो। देखो नर्मदा
नर्मदा क्या है कि रिवर है, आपको पता है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, नदी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है। तो एक बीइंग आदिवासी आप क्या चाहोगे कि वो जो फॉरेस्ट है ना वो वहाँ पे रीस्टेट रहे, वहाँ फॉरेस्ट रहे, क्योंकि आप आदिवासी हो, जंगलों में आप रहते हैं, आप नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। तो आप जंगल से ही खाना लेते हैं, जंगल में ही आप रहते हैं, जंगल ही आपका घर है। ओके, आप बेसिकली टार्जन हो। ओके, समझ लो एक तरीके से। तो टार्जन के लिए क्या, जंगल में ही रहता है, ठीक है, जानवरों से दोस्ती है, वहीं शिकार करता है, वहीं खाता है, फिर वहीं शिकार भी बनता है। ओके, मतलब ये कि उसका इकोसिस्टम तो वही जंगल है ना, तो वो जंगल जैसे कटेगा तो उसका घर चला जाएगा। तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, वहाँ पर जंगल कट करके यहाँ पर रोड बनना या फिर ना बनना। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं ना फॉरेस्टेशन होना, डिफॉरेस्टेशन नहीं, एफॉरेस्टेशन होना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं। तो इसके लिए डेवलपमेंटल क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पेड़ लगाएं। और तो और जो नदी हैं वो पॉल्यूटेड ना हो, वो पॉल्यूशन फ्री हो। ये बिल्कुल वैसा है यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने लिया था। यहाँ पे क्या मैंने बोला कि मैं हूँ, यहाँ पे बीच में फॉरेस्ट है और सिटी है, मेरे लिए ये रोड जब बनेगा बेटा तो ये मेरे लिए तो डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे एक आदिवासी रह रहा है उसके लिए तो डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ पे ये जो वाइल्ड लाइफ रह रही है उनके लिए तो डेवलपमेंट नहीं है, उनका तो घर छीन गया ना, उनका तो घर छीन गया मेरे रोड के चक्कर में। तो एक तरीके से कह सकते हो कि जो एक बंदे के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि आदिवासी फैमिली जो रहती है नर्मदा वैली के पास, वहाँ पे नर्मदा वैली सिक्योर रहे, ह्यूमन इंटरवेंशन वहाँ पे ना हो, और तो और पॉल्यूशन फ्री रहे, ठीक है ना, पॉल्यूशन फ्री रहे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगेन मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा, अदरवाइज पता चलेगा आधा घंटे इस टेबल को भरवाने में लगेगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल था, सोच था। अब आपको फाउंडेशन मैंने बना दिया कि डेवलपमेंट क्या होता है। अब तुम डेवलपमेंट को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। और कभी भी तुम कंफ्यूज किए तो वापस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जिसको आप अगेन प्ले करके देख सकते हो। और अगेन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट अपने इस 1 महीने के अंदर अंदर इस वीडियो को 3 बार जरूर देख लेना। और फास्ट फॉरवर्ड करके, मतलब 1.5x 2x वाले लोग मत देखना, ठीक है। कोशिश करो मैक्सिमम 1.5x। अगेन ये वर्स्ट के सिनेरियो में बोल रहा हूँ, इसके ऊपर कभी मत जाना, अदरवाइज वो वीडियो ख़त्म हो जाएगा स्टार्ट होकर के, नॉलेज नहीं जाएगी। और अगेन यहाँ पे मैं मॉनिटर करने के लिए भी नहीं हूँ, तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने लॉयल हो। ओके, इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में समझते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है, लुकिंग एट द टेबल 1.1, जो कि अभी ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। इस चीज़ को जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है, वी कैन सी डैट द पीपल डिज़ायर रेगुलर वर्कर। लोगों का ये मानना है कि उनको रेगुलर काम मिलता रहे, अच्छा सैलरी मिले, वेजेस मिले, ठीक है, अच्छे प्राइजेस मिले उनके क्रॉप्स को लेकर के, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर के जिसको वो सेल कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इनकम हो। मतलब सारा लड़ाई किस चीज़ का है, इनकम का है। क्योंकि देखोगे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लैंडलेस लेबर है, इसको भाई साहब सोसाइटी में क्या चाहिए, अच्छा वेजेस चाहिए, पैसा की बात हो गई। ये बंदे को भी क्या चाहिए, हाई इनकम चाहिए। ओके, अगेन ये बंदा अनएम्प्लॉयड है, क्यों इसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सैलरी के लिए। यहाँ पे भी पैसा, हर जगह पैसा आ रहा है। यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और पैसा ही डिसाइड करता है कि आप फाइनेंशियली आप अपग्रेड करोगे सोसाइटी में, आप हायर लाइफ स्टैंडर्ड को एंजॉय करोगे या फिर लोअर लाइफ स्टैंडर्ड को, बोलते हैं ना, लोअर लाइफ स्टाइल को आप हैंडल करोगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बेसिकली आपके इनकम पे डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली सारा लड़ाई क्या चीज़ का है, इनकम का ही है। जैसे अभी आप स्कूल में हो ना, अभी सारा लड़ाई क्या है, मार्क्स। मुद्दा यही है भाई, ठीक है ना, कि अल्टीमेटली आपको जज किया जाता है आपके मार्क्स से। ओके, वैसे ही रियल लाइफ में जब जाओगे तो आपको जज किया जाएगा आपके पैसे से। लोग बोलते हैं भाई साहब हमने इज्जत बहुत कमाया, पैसे नहीं कमाए, लोग बोलेंगे इज्जत तू अपने पास रख ले, पैसे से मुझे मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई साहब पैसा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, हाउएवर, मगर ध्यान देना, इनकम बिसाइड्स द इनकम, अगर इनकम को एक पल के लिए हटा दे तो पीपल ऑल्सो सीक द इक्वल ट्रीटमेंट। अगर इनकम इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इनकम के अलावा देखोगे लोगों को चाहिए इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी। कोई अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन को नहीं देखना चाहता। फ्रीडम सबको चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए भाई साहब, रिस्पेक्ट चाहिए दूसरे लोगों से, मतलब आप भी दूसरों को रिस्पेक्ट करें और दूसरे भी आप ही क्या करें, रिस्पेक्ट करें। दे रिजेक्ट द डिस्क्रिमिनेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करते हैं, मतलब उनको डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं है। अब तुम्हारे साथ ही कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा, अच्छा लगेगा क्या, कैसा लगेगा कि तुम सोचो कहीं तुम जा रहे हो, ओके, किसी दुकान में तुम एंटर कर रहे हो, दुकान वाला मार के भगा दे, बोले भाग, बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं दुकान गंदा कर दिया तुमने। ओके, तो कितना गंदा लगेगा। बेसिकली तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। ओके, तो ये तुम्हें पसंद नहीं है, वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। ओके, आगे बात करते हैं, वैल्यू दिस गोल्स जस्ट
as much sometimes these non material aspects of life are even more important than the income. कई बार लोगों की बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट उनके पैसे कमाए गए पैसे से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगेन ये बात सही है, राइट। आप कई बार आपकी पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन सोचो कोई आपको मतलब एक बड़े लेवल पे हो जाए, कहीं आपको बेइज्जत करके, आपकी डिसरिस्पेक्ट करके, आपकी इंसल्ट करके अगर आपको पैसा देता है, तो तुम बोलोगे यार ऐसा पैसा क्या, बाहर में थोड़ा कम कमाएंगे बट सेल्फ रिस्पेक्ट तो रहेगा ना। ओके, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, लोगों की जो पर्सनल चीज़ें होती है अदर दैन दो पैसे जो वाली चीज़ें होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह वगैरह, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ओके, यहाँ पे कंजम्पशन बिकॉज द मटेरियल गुड्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट फॉर द फुलफिलिंग द लाइफ। मतलब लाइफ में केवल बोलते हैं ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं, पैसा हो गया, पैसे रिलेटेड घर बंगला गाड़ी, ये सब तो इंपॉर्टेंट हैं ही, बट इसके अलावा सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाइल द मनी एंड मटेरियल पोजेशंस आर इम्पॉर्टेंट, देखो हमारे पास पैसा और मटेरियल पोजेशन मतलब जो नॉर्मल चीज़ें रिस्पेक्ट वगैरह सोसाइटी में ये इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे ज़िंदगी में, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इनटेंजिबल थिंग्स। हमारी जो लाइफ कैसा बीत रहा है ये बहुत सारे चीज़ों पे भी डिपेंड करती है जो कि इनटेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल मतलब जो दिख नहीं सकते। सर कौन सा ऐसा चीज़ होगा जो दिख नहीं सकता? रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ, क्या कैसा हो कि आप कई बच्चे मतलब होते हैं दुनिया में जिनके माँ बाप नहीं है, ठीक है, फैमिली नहीं है, या फिर मम्मी है तो मम्मी पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते बच्चों की, ठीक है, पेरेंट्स आपस में ही मतलब डाइवोर्स वगैरह ले चुके हैं, वैसा सिनेरियो है। तो कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप भी मैटर करता है। पर्सनल फुलफिलमेंट, आदमी अंदर से अकेला रहता है, सर दोस्त नहीं है आपके पास रिश्तेदार नहीं है जिससे आप बात कर पाओ, कोई आपको समझने वाला नहीं है, तो ये सब चीज़ें दिखती नहीं है बट रोल तो प्ले करती है ना। अकेलापन खाता तो है इंसान को, वही वाली बात है। दिस एस्पेक्ट में नॉट बी इजिली मेजरेबल, इनको आप मेजर नहीं कर सकते। कोई अंदर से कितना ज़्यादा दुखी है, क्या इसकी कोई मेजरमेंट हो सकती है? क्या कभी भी नहीं हो सकती है, बट ज़रूरी होती है बेटा अपने लाइफ के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, आपके लाइफ में दोस्तों का महत्व, चाहे बगल में पड़ा हो तो उसे तुम लड़ रहे हो, छपरी बोल दो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर वो नहीं हो कोई तुम्हारा मन नहीं लगेगा। दोस्त ऐसा चीज़ होता है। सिमिलरली देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन के लिए मतलब हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, सेटिस्फैक्शन देते हैं, आपको अंतरात्मा की शांति देते हैं, ठीक है। कई बार होता है ना, मैं बोलता हूँ बच्चों को प्लीज़ अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में अगर अपनी फीडबैक दो, अगर अच्छा लगा लेक्चर तो एक छोटी सी पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हो ना। ये क्या करता है, मुझे खुश करता है, मुझे सेटिस्फाई करता है अपने काम से कि मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो आपके लिए मेहनत करी इस लेक्चर में वो एक्चुअली में लोगों को काम आ रहा है। मैं यहाँ पे आपसे कोई फीस तो नहीं ले रहा पढ़ाने का, ये तो 100% फ्री है ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या दे सकता है, ये हैप्पीनेस, ये सेटिस्फैक्शन देगा। आपकी छोटा सा जेस्चर जो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके दे सकते हो, और कमेंट पे अपने एक पॉजिटिव सी फीडबैक देकर कर सकते हो, राइट। इससे आपका भी पैसा नहीं लग रहा है। देखोगे यहाँ पे मनी नहीं इंक्लूडेड है बट पर्सनल सेटिस्फैक्शन इंक्लूडेड है, ठीक है ना। ओके, एंड ऑफ्टन ओवरलुक बट द सिग्निफिकेंट नॉनलेस, मतलब कि ये सब चीज़ों को हमेशा ध्यान देना चाहिए, वही बात है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं व्हेन कंसिडरिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब सवाल करते हैं हम लोग, सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का अगर बात करें तो पीपल वेट वेरियस फैक्टर जस्ट बियॉन्ड द इनकम। लोग इनकम के अलावा बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे सच एज फैमिली फैसिलिटीज़ की, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ पे फैमिली को क्या फैसिलिटीज़ मिल पा रहे हैं आपके, वर्किंग कंडीशन कैसा है। ऐसा तो नहीं है आपकी वर्किंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हार्श है। अगर आपने KGF मूवी देख रखा है तो आपको पता होगा वहाँ पे जो लोग काम करवाते हैं KGF मूवीज़ में, तो वो वर्किंग कंडीशन कितना गंदा है, उनके बच्चों को मार दिया जाता है, फैमिली की फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, अपॉर्चुनिटी नहीं होता है भाई पर्सनल ग्रोथ का। आप ज़िंदगी भर काम करते हो लेबर की तरह और फाइनली मर जाते हो, और आपके फैमिली के साथ भी वही दशा होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेकार चीज़ है, तो ये सब चीज़ें भी देखा जाता है। फॉर इंस्टेंस अ जॉब विद द लोअर पे, अगर आपके पास कम पैसे वाली जॉब है, मतलब कम सैलरी मिल रही है बट जॉब सिक्योरिटी है, वहाँ पे फैमिली फ्रेंडली आवर्स मिलते हैं आपको, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम
के बाद जब आप काम कर लेते हो, मतलब 8 घंटे की जॉब के बाद आपको घर जाने दे दिया जाता है, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ एक पर्टिकुलर टाइम को बिताते हो, आपको संडे छुट्टी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू द हायर पेइंग जॉब, जहाँ पे आपको हफ्ते के 7 दिन काम करवाए जाते हैं और तो दिन में 12 घंटे काम करवाए जाते हैं। कोई भी आपका पर्सनल लाइफ नहीं रहता, अपने घर में रह के अपने फैमिली से आप दूर हो जाते हो, तो कहीं ना कोई मतलब नहीं है। आपको जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, अगर काम नहीं करोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, ठीक है। आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हो, पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हायर पेइंग जॉब भी आपके लिए एक प्रकार से यूजलेस ही हो जाता है। ओके, सिमिलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट, अगर वहीं उसी तरीके से देखोगे डेवलपमेंट के हिसाब से अगर बात करें, तो पीपल हैव अ मिक्स गोल। लोगों के पास डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारे मिक्स गोल होते हैं। वाइल पेड वर्क में इंक्रीज द वुमेन डिजिग्निटी, ठीक है, रिस्पेक्ट वुमेन रोल्स, कैन लीड द मोर इक्वलिटेबल शेयरिंग हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन्स इन द वर्क फोर्स, ठीक है ना। वुमेन्स को जोड़ना हमारे वर्क फोर्स में, कहीं ना कहीं वुमेन्स हमसे पीछे जा रही है। फिर कई जगह क्या होता है, सेम पोजीशन पे अगर एक मेल जॉब कर रहा है और फीमेल जॉब कर रही है, तो फीमेल की सैलरी कई बार कम होती है और मेल का सैलरी कई बार ज़्यादा होता है। इवन तो फीमेल कई बार क्या होता है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है फिर भी, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो इनको भी हमें समझना पड़ेगा, हमारी मानसिकता को सुधारनी पड़ेगी। जो हम लोग फीमेल्स को, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कम में आंकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग की सोच बदलेगी, हम लोग औरतों को भी वही सम्मान देंगे जो वैल्यू हमें मेल्स को मिलता है हमारे सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं यह भी एक डेवलपमेंट ही माना जाएगा। Therefore, developmental goals encompass more than the just increasing the income. They just also involve the striving for the other essential aspects like a life, सिक्योरिटीज़, फ्रीडम एंड सोशल इक्वालिटी। मतलब ये इनकम तो है हमारी डेवलपमेंट, लेकिन इनकम के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया तुम्हारा सिक्योरिटीज़ हो जाते हैं हमारे, उसके बाद आता है फ्रीडम हो जाता है, आज़ादी जो होती है, इक्वालिटी होती है। बिल्कुल सर, फंडामेंटल राइट सिखा रहे हो क्या, फ्रीडम इक्वालिटी? जी हाँ, फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स, अगर सिविक्स अगर आपने पढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें जो फ्रीडम है, इक्वालिटी है, ठीक है ना, वो सारे जो होती हैं ना, वो जो सारे दी गई हैं, वो बेसिकली यही चीज़ें हैं, ठीक है। सोशल इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। ये सारे जो चीज़ें होती हैं बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का ही की चीज़ें हैं। तो अगर आपको याद है तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप इन चीज़ों को भी कोट कर सकते हो डेवलपमेंट में, आपका आंसर सही माना जाएगा। अगेन आप ये देख सकते हो, एक बहुत अच्छा पिक्चर है यहाँ पे दिखाया गया, जिसमें ये बोला गया है, अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट द राइजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर, ठीक है ना। यहाँ पे नर्मदा रिवर पे जो कंट्रोवर्सी हो रखा था सरदार सरोवर डैम को लेकर के, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। लोग यहाँ पे डैम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि विरोध कर रहे थे, उसको है। आगे बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट, और इसी चीज़ को सरदार सरोवर डैम जो बन रहा था नर्मदा रिवर पे, इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बोला गया था कि जो आदिवासी है वो नदी से पानी लेते हैं, ठीक है। तो नदी से जो पानी लेते हैं आदिवासी, उनको डैम बन जाने से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, उनकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, उनकी जो इन्वायरमेंट है ख़राब हो जाएगा। तो एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं, बल्कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वो डिस्ट्रक्शन से कम नहीं था, तबाही था उनके लिए। तो यही मैंने समझाया अभी आपको ऊपर कि एक बंदे के लिए डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए वो डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट का मतलब हमेशा डेवलपमेंट होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, और इससे ज़्यादा कुछ खास इसमें था नहीं, ऑल दो खास तो देखा जाए तो बहुत कुछ है जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, व्हेन डिस्कसिंग व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, अगर हम लोग बात करें कि इंडिया को क्या करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो इट्स लाइकली डैट द डिफरेंट स्टूडेंट इन द क्लास विल हैव अ डिफरेंट आंसर। जाहिर सी बात है, लोगों से पूछो तो बोलेंगे सर हमारे देश में हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है तो हॉस्पिटल्स अच्छे कर दो, हमारे यहाँ कॉलेजेस अच्छे नहीं है, स्कूल्स अच्छे नहीं है, उसको अच्छे कर दो, ठीक है ना। हमारे यहाँ बोलेंगे सिक्योरिटीज़ लोगों के पास नहीं है, कभी भी मर्डर हो जाता है, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, औरतों के अगेंस्ट कितना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो उसको सही करो, सिक्योरिटीज़ को सही करो। कोई लोग बोलेंगे हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है तो इक्वालिटी को लेकर के आओ। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप स्टूडेंट्स कोड कर सकते हो, और मैं मानता हूँ आप सबके आंसर क्या होंगे, सही ही होंगे, किसी का आंसर कोई गलत नहीं है। और इसी चीज़ को एनसीईआरटी भी मानती है कि नहीं, बात सही है आपकी। यू मे फाइंड योर सेल्फ कंसिडरिंग द वेरियस पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकते हैं विदाउट बीइंग इंटायरली श्योर फॉर द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। इट्स एसेंशियल टू द अंडरस्टैंड दैट इंडिविजुअल कैन हैव अ डाइवर्स एंड समटाइम्स
टाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग द नोशंस ऑफ द कंट्री डेवलपमेंट। कई लोग होते हैं ना, कई बार ऐसे चीज़ों को करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करता है। अब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अपने कंट्री में बहुत सारे ब्रिजेस, रोड, हाईवेज बनना चाहिए, लेकिन सोचो इसका नुकसान क्या होगा, हमारे पास फॉरेस्ट कट जाएगा, हमारे पास पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है, पेड़ रहेंगे नहीं तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। अपने मन में ही एक बंदा आइडिया दिया, दूसरा बंदा बोला नहीं ये तो गलत है, जो कि जेन्युइन बात है ना। अब हाईवे बनाओगे, रोड बनाओगे, बहुत सारी गाड़ियाँ चलेंगी तो कहीं ना कहीं नॉइज़ पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा तो डिफॉरेस्टेशन का इशू, बहुत कुछ हो गए, बहुत दिक्कत होगा। तो आपको हर एक चीज़ देख करके चलना है। ओके, हाउएवर नॉट ऑल द आइडियाज़ कैन बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन हाँ, सभी आइडियाज़ को आप इक्वली इंपॉर्टेंट लेकर के नहीं चल सकते। कुछ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ आइडियाज़ उन्हें इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो उनको आप छोड़ के भी आगे चल सकते हो। वेन फेस्ड विद अ कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट, जहाँ पे लगे कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, कुछ लोग उसके सपोर्ट में है, कुछ लोग उसके सपोर्ट में नहीं है, तो इट इज़ क्रूशियल टू कंसिडर व्हाट वुड बी फेयर। तो वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है कि इस चीज़ को आप सोचें कि क्या चीज़ सही होगा और क्या चीज़ नहीं होगा लॉजिकली। एडिशनली वी मस्ट इवेट वेदर एन आइडिया वुड बी बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब क्या है, आपको अंत में यही सोचना पड़ेगा कि जिस आइडिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे कि अभी डैम बनाया जा रहा था ऊपर, अभी एग्जाम्पल में हमने लिया, यहाँ पे डैम बनाया जा रहा था नर्मदा रिवर के ऊपर, तो कुछ लोग मिलेट से कि हो सकता है कि डैम बनने से 10,000 लोगों को दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, उनका घर छिन जाएगा, पानी वानी का इशू होगा, बहुत सारा होगा। लेकिन सोचो डैम बन जाने से हो सकता है 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट हो रहा हो। तो इस केस में देखा जाएगा भाई साहब नुकसान ज़्यादा हो रहा है कि फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। अगर फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है ना। नेशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व द कंटेम्पलेटिंग दिस क्वेश्चंस एंड स्टार्विंग टू फाइंड द सॉल्यूशन दैट सर्व द ग्रेटर गुड्स व्हाइल कंसिडरिंग द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ ऑल द सिटीजन्स। मतलब मुद्दा ये रहेगा कि हमारे यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है, जो आबादी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पहुँच पाए। अगर बेनिफिट पहुँचती है तो लोग, उस गवर्नमेंट उसके लिए काम करेगी। कुछ लोगों को नुकसान होता है तो अल्टीमेटली बोला जा सकता है कि भाई साहब एक काम करो, तुम इस नदी को छोड़ के कहीं और जाके रहो। ठीक है ना। तो उनके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दिया जाएगा, लेकिन इनको ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो यार। और तुम्हारे पास तुम्हारे जानकारी में 10th के बहुत बच्चे हैं, ये तो है नहीं कि तुम किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है यूट्यूब पे जो तुम्हारे फीड में आ गया है। ओके, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तुम्हारे करिकुलम का पार्ट है, तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो 2-4 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं। और आपकी बोलते हैं ना, मुझे खुशी होगी कि जो मैंने एफर्ट दिया है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, तुम इसको पढ़ के मज़ा आ रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्टेट्स। अब सवाल उठता है कि सर हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ को और अलग अलग स्टेट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि हम लोग 2 कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बट उससे पहले हम लोग समझते हैं, अपने आसपास के कंट्रीज़ के एग्जांपल लेते हैं और खुद को कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखोगे 3 कंट्रीज़ है हमारे आसपास। यहाँ पर नोटिस करोगे कि हमारे कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन वाइज बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ है, इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ के आसपास है, और चाइना की भी 135 टू 140 करोड़ के आसपास ही है। चलो 135 मान लेते हैं क्योंकि अभी इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री हो चुका है, तो हम लोगों ने अज्यूम किया कि चाइना का 135 करोड़ है। चलो अब देखोगे इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट भगवान भरोसे बम बनाने का काम होता है वहाँ पे। इंडिया है, इंडिया हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं, और चाइना क्या है, हमारा ग्रोथ पे काफ़ी ज़्यादा हमसे फ़िलहाल के लिए तो आगे है। ओके, साइज वाइज देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान से बड़ा है। ओके, चाइना इंडिया से बड़ा है, लेकिन एक वहीं दूसरा कंट्री का मैं यहाँ पे एंट्री कराना चाहूँगा। उस कंट्री का नाम है UAE। ठीक है, दुबई का नाम सुना है ना, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। यहाँ पे क्या है, एक सिटी है जिसका नाम दुबई है। ठीक है, अब ये कंट्री साइज़ में भी देखोगे तो इंडिया से बहुत छोटा है, पॉपुलेशन में भी छोटा है। ठीक है, पॉपुलेशन में भी इंडिया से ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ओके, लेकिन देखोगे इस कंट्री से हमारा जो इंडिया है, इससे ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है। इसका कारण क्या हो सकता है?
ठीक है, हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, बट स्टिल ये कंट्री बहुत ज़्यादा क्या है, अमीर है। तो कंट्री को कंपैरिजन करने का कुछ पैरामीटर्स होता है जिसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कंट्री कैसे हमारे बोलते हैं ना कि डेवलप है, अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, कंट्री और स्टेट्स, इसमें कंफ्यूज मत कर जाना। ये स्टेट्स का मतलब भी कंट्री ही को ही इंडिकेट किया जा रहा है, ना कि किसी और चीज़ को। मतलब कि ये मत समझ लेना कि जैसे हमारे देश में यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, इनको जो हम लोग स्टेट्स बोलते हैं, ये वो स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, वो राज्य है। ठीक है, राज्य की बात हो रही है, ठीक है, समझ रहे हैं, प्रोविंसेस की बात होती है, बट यहाँ पे ये स्टेट कहने का मतलब है कंट्रीज। हाउएवर, तुम एक राज्य को, यूपी को महाराष्ट्र से कंपेयर करने के लिए भी सेम ही पैरामीटर्स का यूज कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी का कहने का मतलब स्टेट का है, यहाँ पे एनसीईआरटी का स्टेट कहने का मतलब कंट्री से है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे और वर्ड यूज़ किया गया है, ना कि एंड। ओके, आगे बात करते हैं। वी ऑफ्टन वंडर, हम लोग कभी बार सोचते हैं, वाई सम कंट्री आर लेवल एंड डेवलप। हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे हमारे पास यूएसए हो गया, ठीक है, हमारे पास यूनाइटेड किंगडम हो गया, ब्रिटेन हो गया, ओके, फ्रांस हो गया, हमारे पास फ्रांस हो जाता है, अभी यूएई का एग्जांपल लिए, ये कंट्रीज़ क्यों खुद को डेवलप्ड क्या पाती हैं। लेकिन वहीं बात करते हैं, हमारा इंडिया हो गया, हमारा नेपाल हो गया, हमारा बांग्लादेश हो गया, ये खुद को डेवलपिंग कंट्री क्यों बुलाते हैं। और वही अंडर डेवलप की बात करते हो तो हमारे पाकिस्तान हो गया, हमारा तुम ले सकते हो एग्जांपल के लिए अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये सब कंट्री खुद को अंडर डेवलप क्यों बुलाते हैं। ओके, तो अब कुछ लोग बोलेंगे पाकिस्तान में डेवलपिंग कंट्री में आता है, ठीक है, बम बनाने को अगर डेवलपमेंट बोलते हैं तो ठीक है, वो होगा, बट हाँ, लॉजिकली पाकिस्तान अंडर डेवलप में कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन काउंटिंग उसको डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं, डेवलपिंग में भी कई लोग करते हैं, चलो ठीक है यार, मैं घिसाई पिटाई मानूंगा उसको। चलो आगे बात करते हैं। अब वाइल अदर आर कंसिडर अंडर डेवलप्ड, कुछ कंट्रीज खुद को अंडर डेवलप्ड कंसिडर करते हैं। अब बचे हुए बीच वाले खुद को डेवलपिंग कहते हैं, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारे कंट्रीज क्या हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। इट्स सिमिलर टू द कंपेयरिंग द स्टूडेंट इन अ क्लास, ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक तुम्हारे क्लास में एक बच्चे को दूसरे बच्चे से जब हम लोग कंपेयर करते हैं। ओके, स्टूडेंट वेरी इन हाइट्स, देखोगे स्टूडेंट जो आपके क्लास में होंगे, सबसे बेस्ट तरीका है क्लास में बैठना और आसपास देखना अपने सारे दोस्तों वगैरह को। देखोगे कुछ होंगे वाइट, काफ़ी ज़्यादा फेयर स्किन होगा किसी का थोड़ा सा डार्क स्किन होगा, किसी की हाइट लंबी होगी, कोई बंदा हाइट में थोड़ा सा छोटा होगा, कोई बच्चा हो सकता है थोड़ा सा हेल्दी हो, थोड़ा फैट हो, गोलू मोलू हो, लेकिन कोई बच्चा हो सकता है गोलू मोलू ना हो, मतलब पतला हो। ओके, तो यहाँ पे हाइट, हेल्थ, टेंट्स, इंटरेस्ट, उनका करने का शौक, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। बिल्कुल ये डोरेमोन वाला एग्जांपल, डोरेमोन देखो बौना सा है, मतलब ठीक है, मोटू मोटा है और छोटा भीम देखोगे काफ़ी तगड़ा लगता है। ओके, वैसे ही देखोगे इनका खाने का जो स्टाइल है वो भी अलग अलग है। तो इसी चीज़ को बोला गया कि यहाँ पे देखोगे लोगों का अलग अलग बोलते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलता है स्टूडेंट में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट, उसके बाद मोस्ट स्टडियस हो सकता है, माइट नॉट बी मोस्ट स्टडियस, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं होगा, लेकिन स्मार्टेस्ट जो स्टूडेंट होगा, जो बहुत बंदा स्मार्ट होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा दोस्त ना बनाता हो। तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, इनको कंपेयर कैसे करेंगे, तो देखो ये डिपेंड करता है पर्पस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है ना, जो हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है ना। ठीक है, जैसे इसको स्पोर्ट्स टीम में सेलेक्ट करके, डिबेट टीम बना करके, म्यूजिक टीम बना करके, जिसको जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे जाके आप अपना पार्टिसिपेट कीजिए, जो बंदा जीतेगा उसको माना जाता है कि नहीं ये बंदा सही है। वैसे ही हम लोग जब कंट्री को कंपेयर करते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि कंट्री में सबसे बेस्ट कौन है। जैसे कि हायर इनकम के मामले में कौन बेस्ट कंट्री है, ठीक है ना, उनको देखा जिस कंट्री के पास, ध्यान देना हमेशा, जिस कंट्री के पास ज़्यादा इनकम होता है, हायर इनकम होता है, उनको उतना ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। बिकॉज वहाँ पर क्या होता है कि इनकम मीन्स मोर पीपल नीड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितना पैसा उतना ज़्यादा ज़रूरत, लोगों के पास पैसा होगी तो उतना ज़्यादा खरीदारी करेंगे, जब खरीदारी करेंगे तो वो अमीर हुए ना भाई, ठीक है ना। हाउएवर जस्ट लुक इनटू द टोटल इनकम इजंट इनफ, केवल लेकिन टोटल इनकम एक कंट्री का देख लेना ही इनफ नहीं होता, बिकॉज कंट्री के पास डिफरेंट पॉपुलेशंस होते हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम से, तो विच इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, इसको मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इफ द पीपल इन द वन कंट्री आर बेटर ऑफ दैन इन अनदर। इन द रिपोर्ट्स लाइक द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स बाय द वर्ल्ड बैंक, country are classified based on their per
per capita income. Countries with a high per capita income are collected high income or rich countries, while those who low per capita income are called लो इनकम कंट्रीज। जिस कंट्री के पास लो पर कैपिटा इनकम होती है उनको लो इनकम कंट्रीज कहा जाता है। इंडिया फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हाईलाइट कर लो तुम लोग, ठीक है ना। इंडिया कहाँ पे होता है इसको याद रखना। ओके, आगे बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम इन 2019 $6,700 पर एनम। The rich countries, excluding the certain small countries and those Middle East, are generally called developed countries, ठीक है ना। अब चलो समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे समझते हैं। ये हमारा इंडिया है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और ये हमारा यूएसए है। इंडिया की जो इनकम है 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। यूएसए नहीं लेंगे, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल हो जाएगा। हम लोग यूएई ले लेते हैं, दुबई, ठीक है, अबू धाबी नाम सुना है ना। ऊपर वाला एग्जाम्पल ही को कॉपी पेस्ट करते हैं। चलो, इंडिया ने क्या किया, एज अ कंट्री साल भर में 10,000 रुपीज़ अर्न करा, ठीक है। यूएई ने एज अ कंट्री, ठीक है, साल भर में 8,000 रुपीज़ को अर्न करा। अब इंडिया में पॉपुलेशन कितना है, 10,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है, पीपल्स, ये पॉपुलेशन है हमारा। और यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, सिर्फ 100 या 1000 लोग रह रहे हैं। चलो 1000 लोग रह रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है ना, पीपल्स, ठीक है, या सिटीजन्स। अब तुम देखोगे यहाँ पे कमाया कितना, 10,000, बटेगा कितने में, 10,000 लोगों में, यानी पर पर्सन कितना मिला, सिर्फ 1 रुपया। लेकिन यूएई में कितने लोग हैं, कितना कमाया, 8,000। वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 1,000, यानी डिवाइड करोगे तो 8 रुपये आया। यानी पर पर्सन कितना रुपये निकल करके आ रहा है, 8 रुपये। आप यहाँ पे देखोगे तो पर पर्सन यहाँ पे 1 रुपये निकल करके आ रहा है और यहाँ पे पर पर्सन 8 रुपये निकल के आ रहा है। यानी यहाँ पे कह सकते हो कि पर कैपिटा इनकम यानी पर पर्सन रुपीज़ यहाँ पे पैसा ज़्यादा है, यानी कि ये कंट्री ज़्यादा अमीर हो गई। यहाँ की लोगों के पास ज़्यादा परचेसिंग पावर होगा एज़ कम्पेयर टू द इंडिया। इंडिया के पास इनकम ज़्यादा थी, देखने में लगा कि यार ये तो 10,000 कमा रहा है, ये तो 8,000 कमा रहा है, यानी ये ज़्यादा अमीर हो गया, ये कम अमीर हो गया। लेकिन जब थोड़ा सा हम लोगों ने जूम किया, जैसे फ़ोटोज़ को जूम करते हैं ना, वैसे हम लोगों ने ये जूम किया ना इस तरीके से, ठीक है, मैथमेटिकल टूल का यूज़ किया और कुछ नहीं किया। जितने हमारे इनकम है ना, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन जो हमने डिवाइड किया, ठीक है, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, हमारे पास पर कैपिटा इनकम निकल के आ गया कि भाई साहब यहाँ पे पर पर्सन तो यहाँ पे 1 रुपीज़ का इनकम है और यहाँ पे पर पर्सन 8 रुपये का इनकम है। यानी इससे देखोगे 800x ज़्यादा, सॉरी 800 नहीं 8x ज़्यादा, मतलब कि सर ये ज़्यादा रिच कंट्री हो गया। इसको हम लोग डेवलप कह सकते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलप, कम डेवलप वाला कंट्री कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया। एवरेज इनकम क्या होता है? वाइल द एवरेजेस आर यूजफुल फॉर द कंपैरिजन, दे ऑल्सो हाइड डिसपैरिटीज। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि एवरेजेस हम लोग निकाल लेते हैं पर पर्सन के हिसाब से कि हाँ इसका ये इनकम होगा, उसको वो इनकम होगा, बट कई बार क्या होता है ये बीच में यहाँ पे कुछ ना डिसपैरिटीज दिखा देता है, लोगों के अंदर बोलते हैं ना भेदभाव वाला चीज़ दिखा देता है। मतलब कि अभी देखो ऊपर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि यहाँ पे इंडिया में पर पर्सन या पर कैपिटा जिसको बोलते हैं, पर कैपिटा कितने रुपए की इनकम है? 1 रुपये की इनकम है। कितना? 1 रुपये की। और यूएई में कितना है? 8 रुपये की इनकम है। ओके, अब क्या इस बात की गारंटी है कि इंडिया में सभी को 1 रुपये मिल रहा है? नहीं, हो सकता है किसी के पास 100 रुपये हो और किसी के पास बेचारे के पास 1 रुपये हो। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मतलब इंडिया की कमाई कितनी है? 10,000 है, तो हो सकता है 9,000 लोगों के पास 1 रुपये के हिसाब से पैसा हो और एक बंदे के पास डायरेक्टली 1,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एवरेज तो ये चीज़ नहीं बता पाया ना, यानी पे अमीर जो है बहुत अमीर है, गरीब बेचारा बहुत गरीब है, यानी अमीर और गरीब के बीच में फासला बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होता है यहाँ दिखाता है कि यहाँ पे करप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में वो अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट का पॉलिसी में फ्लॉ हो सकता है, तो ये चीज़ें दिखाता है। लेकिन सोचो यूएई में पर पर्सन 8 रुपये का यहाँ पे निकल के आ रहा है और यहीं पे देखोगे यहाँ की आबादी। अब चलो यहाँ पे वैसे ही देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, मैं देख लूँ पॉपुलेशन, अरे कहाँ गया, हाँ पॉपुलेशन 1000 की पॉपुलेशन है। यानी आप कह सकते हो कि 800 जो लोग हैं उनको 8 रुपये के हिसाब से इनकम है और 200 लोग हैं उनको आप कह सकते हो कि 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 64, 6,400 का इनकम इधर आ जाता है और बचा आपका अराउंड 46, 200 लोग मतलब बचे हुए जो लोग हैं वो 4600 रुपीज़ का इनकम कर रहे हैं। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ हद तक जस्टिफाइंग है, उतना बुरा नहीं है।
ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नहीं ये कंट्री ज़्यादा डेवलप है, तो इस तरीके से हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो केवल पर कैपिटा इनकम निकाल लेने से, एवरेज निकाल लेने से आपका काम नहीं बनने वाला है। चलो यहाँ पे देखते हैं जो सेम बात जो मैंने आपको पीछे बताई है। यहाँ पे कंट्री ए और कंट्री बी, दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लिया गया है। कंट्री ए में देखोगे तो 9,500 एक बंदा कमा रहा है। यहाँ पे देखो 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इनका एवरेज निकालना है आपको समझ में आएगा कि कितना क्या है। और आपको यहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी भी मैं समझा देता हूँ, जो भेदभाव जो हो रहा है वो क्या होता है। देखो एक बंदा 9,500 कमा रहा है, एक बंदा महीने का 10,500 कमा रहा है, एक बंदा 9,800 कमा रहा है, एक बंदा 10,000 कमा रहा है, एक बंदा 10,200 कमा रहा है। अगर इनको टोटल करोगे तो कितना होगा, इनका टोटल करोगे तो 50,000 होते हैं आपके। ठीक है ना, अब बंदे कितने हैं, 5, यानी एवरेज निकालोगे तो आपके 10,000 आते हैं। यानी कि यहाँ पे लोगों का एवरेज इनकम कितना है, 10,000 है। लेकिन वहीं हम बात करते हैं इसकी नीचे वाले की, तो नीचे वाला का भी देखोगे तो 500 500 500 500 2,000। अगेन इसका भी एवरेज इनकम देखोगे 10,000 है। एक तरीके से तुम नोटिस करोगे सर, अगर आपको केवल हम लोग एवरेज इनकम दे दे, पर कैपिटा इनकम दे दे, एवरेज पर कैपिटा इनकम अगर मैं आपको दे दूंगा, आप पूछूं कि बेटा आप बताओ कि दोनों में कंट्री में सबसे अच्छा कौन है, तो आप बोलोगे दोनों तो 10,000 है। फ़र्क क्या है दोनों में, लेकिन फ़र्क आपको यहाँ दिखाई देगा। एक बंदा 9,500 कमा रहा है, यहाँ पे 10,500 कमा रहा है, एक 9,800 कमा रहा है। यानी देखोगे लोगों के बीच में जो इनकम का फासला है उतना ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट लोग एक तरीके से कमा रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इतने सारे लोग सिर्फ 500 कमा रहे हैं और अकेला बंदा यहाँ पे इतना ज़्यादा कमा रहा है। यहाँ पे इनकम डिस्क्रिमिनेशन है, इनपार्शियलिटी है। यहाँ पे लोगों के बीच में जो अमीर है गरीब है उनके बीच में फासला बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और आपसे ये पूछा जाए, एनसीईआरटी बोलती है ना इस क्वेश्चन में, जो पूरी इलस्ट्रेशन है इसमें ये पूछती है कि आपसे अंत में ये पूछेगी कि डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पे जाना पसंद है, आपको रहना पड़े तो आप कंट्री ए को चूज़ करेंगे ना कि कंट्री बी को। क्योंकि कंट्री बी में जाओगे तो क्या पता 500 बस कमाते रह जाओ ज़िंदगी में। हो सकता है यहाँ कहीं बहुत बड़ा अमीर हो, डिक्टेटर हो, कुछ भी हो जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन कंट्री ए में जाओगे तो हो सकता है अच्छा लाइफ स्टाइल जियोगे, क्योंकि देखोगे ऑलमोस्ट वो 1 2 3 4 5 जितने लोग हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर से इनकम कर रहे हैं। हाउएवर तीनों के जो एवरेज इनकम जो निकल के आए वो 10,000 ही निकल के आया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो मैं टेबल पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, कई जगह क्या होता है टीचर्स टेबल को भी रिकमेंड नहीं करते, रिवीजन में एटलीस्ट बोलते हैं कि नहीं यार वन शॉट सीरीज़ में टेबल वगैरह नहीं होता ये वो। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं प्रॉपर एनसीईआरटी के साथ ही चल रहा हूँ। आप देखोगे एनसीईआरटी बुक जो भी बच्चा लेकर के बैठा होगा वो प्रॉपरली ये बात को रियलाइज़ कर पाएगा कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो प्रॉपरली एनसीईआरटी अलाइंड है। अलाइंड का मतलब बिल्कुल अलाइंड है। लैंग्वेज ईजी है मेरे बुक में, बस यही फ़र्क है। एनसीईआरटी क्या करता है, कई बार लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा थोड़ा हाई फाई करता है, सो डैट कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और कुछ जगह डिटेलिंग कम करता है एनसीईआरटी, जो मैंने थोड़ी बहुत की है। ओके, तो ऑल टुगेदर ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मैंने आज तक बनाया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही होगी। एनसीईआरटी के साथ पढ़ोगे चीज़ें, हर एक चीज़ आपको क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे देखो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ध्यान देना, व्हेन वी थिंक अबाउट व्हाट मेक अ कंट्री और रीजन डेवलप, हम लोग जब सोचते हैं कि कंट्री को क्या एक चीज़ डेवलप और या फिर अंडर डेवलप बनाती है, वी नीड टू कंसिडर मोर देन जस्ट द एवरेज इनकम। हम लोग को एवरेज इनकम जो है उससे उठ करके आगे चलना होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को समझ लो। सिमिलर टू हाउ इंडिविजुअल गिव गोल्स बियॉन्ड जस्ट अर्निंग मनी, हमको ये भी देखना होगा कि क्या इंडिविजुअल पैसे के बाहर क्या परफॉर्म कर रहे हैं। नेशन हैव अ वेरियस एट्रीब्यूट्स, हर एक देश के पास अपना खूबी होता है, अपनी कमियां होती हैं जो कंट्रीब्यूट करता है उनके डेवलपमेंट में। ठीक है ना, देखोगे अभी यूएई का एग्जांपल लिया तो उनके पास खासियत क्या है, उनके पास बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है जिसको वो सेल करते हैं। वैसे हमारे देश के पास एक फर्टाइल ज़मीन है जिस पे हम लोग बहुत अच्छा कृषि का उत्पादन कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो हर एक कंट्री के पास, हर एक राज्य के पास, हर एक सिटीज़ के पास, हर एक रीजन के पास एक अपना खुद का बेनिफिट, प्रो एंड कॉन्स होता है बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हरियाणा, केरला, बिहार, जहाँ पे देखोगे पर कैपिटा इनकम यहाँ पे एवरेज पर्सन का हर एक स्टेट में यहाँ पे दिया गया है। जैसे हरियाणा में देखोगे 2,36,143 है, केरला में 2,04,000 के आसपास है, बिहार में 40,000 रुपया के आसपास है। एनुअल इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा कम है, जहाँ पे दिखाता है कि एवरेज पीपल हरियाणा में ज़्यादा पैसा कमा रहा है बिहार के मुकाबले। वहीं हम लोग पर कैपिटा इनकम को मेजर करें डेवलपमेंट से तो हम लोग को लगेगा हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन बिहार लगेगा वहीं सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड स्टेट में से आता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कुछ अलग अदर डेटास को अगर देखते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस का यहाँ पे डाइट क्या है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, वो बच्चे जो अपने लाइफ में बहुत जल्दी पैदा होकर के मर जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक मतलब कि 1 साल होने के मतलब जब जन्म लेने के 1 साल के भीतर उनकी डेथ हो जाती है। तो हरियाणा में देखोगे ये हाइयर है
30 है, मतलब 1000 में से 30 बच्चे मर जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हायर इनकम दिखाई देता है लोगों के पास। ये क्योंकि यहाँ पे क्या है, हरियाणा में आपको हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी नहीं है, वहाँ पे चाइल्ड के सर्वाइवल को लेकर बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट चार्ट में दिया गया है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ये बेसिकली 1000 में 2018 का डेटा है यहाँ पे, 1000 में 30 बच्चे मारे जाते हैं हरियाणा में, 7 मरते हैं केरला में और 32 मरते हैं बिहार में। यानी केरला में कह सकते हो कि थोड़ी बहुत लोगों को हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस है, बच्चों को क्या देखना है क्या नहीं, डॉक्टर के पास लोग जल्दी जाते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द हरियाणा बिहार। यानी इस कंक्लूजन को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हरियाणा हेल्थ केयर के हिसाब से बेकार राज्य है। बिहार दोनों में गया गुजरा है बेचारा, ना इधर का है ना उधर का है, तो उसको छोड़ के हम चलते हैं हरियाणा और केरला को देखते हैं। तो आप बोलोगे सर पैसा के मामले में केरला हरियाणा से ज़रूर पीछे है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा का रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। वहीं लिटरेसी रेट देखोगे तो देखोगे हरियाणा में 82% है, 100 में से 82 लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन केरला में 94% है। वहीं बिहार में अगेन, बिहार छोड़ ही दो, मैं 62 के आसपास है, जो कि बहुत बुरा है। अगेन वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं, भगवान जाने। आगे बात करते हैं अटेंडेंस रेशियो। अगेन यहाँ पे अटेंडेंस रेशियो मतलब लोग कितने स्कूल वगैरह जाते हैं 14-15 साल के एज तक, मतलब कह सकते हो मोटा मोटी क्लास 10 के आसपास, 10 तक कितने लोग स्कूल जाते हैं, तो 100 में 61% अटेंडेंस रेगुलर, मतलब स्कूल रेगुलरली बेसिस पे जाते हैं यहाँ पे। हर केरला में 83 और बिहार में 43 है। अगेन देखो बेटा, अगेन इनकम कम है, यानी कम एज से लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। बिहार के पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है, ठीक है ना। इसी वजह से बेचारे कम लाइफ में कम एज में बेचारे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनके पास मैल न्यूट्रिशन के इशूज़ होते हैं, इनके पास खुद अपने स्टेट में रह के बेचारे काम नहीं करते, आउट ऑफ द स्टेट जाना पड़ता है उनको, कई अलग अलग हार्ट्स एरिया में हजार्डियस काम करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये वाला बात भी। अब आगे बढ़ते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में, ठीक है ना। डिफरेंस इन द पब्लिक फैसिलिटीज़, देखो पब्लिक फैसिलिटीज़ भी मैटर करता है हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट में, बिटवीन द स्टेट लाइक हरियाणा केरला, ठीक है ना, जहाँ पे एवरेज इनकम हाइट ज़्यादा है, लेकिन लिमिटेशन रिलाई ऑन द सोली इनकम एज अ मेजर्स ऑफ वेलबींग। केवल इन वहाँ के सिटीजन्स की इनकम होने से फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के लिए क्या कर रही है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ही कर सकती हैं, आप और हम नहीं कर सकते हैं। मैं अकेला बंदा मान लो कि थोड़ा बहुत इनकम कर भी ले रहा हूँ हरियाणा में रह करके, केरला में रह करके, लेकिन सोचो रोड बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना, सिक्योरिटी को इंश्योर करना, पुलिस को देखना, ये सारे काम क्या गवर्नमेंट करेगी ना, ये मेरे बस में नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ बोला जा रहा है। वाइल हरियाणा में आप हायर एवरेज इनकम, यहाँ पे देखोगे केरला से मानते हैं कि हरियाणा में ज़्यादा इनकम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्लीन इन्वायरमेंट, इक्वालिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं है, ये केरला से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज मनी अलोन कैन नॉट द गारंटी द एक्सेस टू दिस एसेंशियल सर्विसेज। केवल पैसा होने से तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं हो जाता कि बेटा आपके पास हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें जो है आपके पास अच्छी क्वालिटी में होंगी, ठीक है ना। वहीं बात करते हैं इंडिविजुअल में नॉट बी एबल टू परचेस द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। अब देखो ये एग्जांपल आया ना, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास कितना ही पैसा हो बेटा, आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। जहाँ पर रह रहे हो आप, हो सकता है इस एरिया को छोड़ कहीं और चले जाओ, लेकिन जहाँ पे करेंटली रह रहे हो, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे दिल्ली एनसीआर वगैरह अपना है, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको कितना ही अमीर क्यों ना, आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिलेंगे। ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, एयर प्योरीफायर लगा सकते हो, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे, जो इंश्योर करता है अनएडुलरेटेड मेडिसिन सोली इन देयर इनकम, ठीक है। एडिशनली की बात करते हैं, कलेक्टिव एफर्ट्स आर नीडेड टू बी एड्रेस सम कॉमन चैलेंजेस। कुछ चीज़ों को लेकर के हम लोग कलेक्टिव एफर्ट ले सकते हैं, लोग आपस में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कुछ इन्फेक्टियस डिजीज़ के अगेंस्ट इंश्योर कर सकते हैं हम लोग यूनिवर्सल एजुकेशन को, लोगों को बताएं, लोगों को अवेयर करें चीज़ों के बारे में। जैसे कोविड के टाइम में हो गया था, लोगों से दूरी बना कर रखना, सैनिटाइजर्स यूज़ करना, ठीक है। अगर आपको खांसी जुकाम टाइप का लग रहा था, खुद को क्वारंटीन कर लो। तो ये सब बेसिक स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपको करना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कूड़े खुले में मत फेंको, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिकल वेस्ट आप मत फेंकिए, ये सब चीज़ों को इंश्योर कीजिए। जब प्रोविजन ऑफ द पब्लिक गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली सच एज द सिक्योरिटी और एजुकेशन को ध्यान दीजिए। मोर एफिशिएंट इक्विटेबल रिलाई कीजिए इंडिविजुअल परचेसिंग पावर को, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि मान लो कि इतने पॉल्यूशन में रह रहे हो, चाहे आप कितना ही ज़्यादा हायर इनकम क्यों ना कमा लो, आपका जितना जो इनकम वो आपके ट्रीटमेंट में ही लग जा रहा है भाई साहब, हमेशा आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हो, लंग्स कैंसर वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो पैसा कमा करके भी कोई मतलब बनता नहीं, अल्टीमेटली वो पैसा आपका वेस्ट ही हो जाता है। ओके, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए। आप देखो एग्जाम्पल के लिए ले लो सिनेरियो ऑफ एजुकेशन। इफ़ नो वन एल्स इन द लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग
studying, an individual may not have access to the education unless their parents can afford to send them to private college elsewhere. Similarly, the inadequate private schools elsewhere. Similarly, inadequate facility provided by the government or society may hinder the access to the education, particularly for the marginalized group like the girls. And collective responsibility for the providing the essential and services underscores the importance of the government intervention in ensuring the equitable access to the public facilities like schools and health care. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल कितना अच्छा लिया है। यहाँ पे बोला कि एक बच्चा, हो सकता है तुमको कभी कभी फील होता हो कि बेटा आज हमको पढ़ाई नहीं करना, हो सकता है आपको कई बार फील होता हो कि आज यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, नहीं पढ़ते हैं, ना रहने देते हैं। लेकिन सोचो कई बच्चे ऐसे भी हमारे सोसाइटी में जो स्कूल इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अच्छे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज सके, ठीक है ना। और गवर्नमेंट स्कूल में भेजने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की दशा क्या है आपको भी पता है। अगर अच्छी रहती तो आप कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं, CBSE स्कूल में नहीं, आप बल्कि किसी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। या फिर कोई गर्ल्स के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, बेसिकली आप कह सकते हो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, जहाँ पे गर्ल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं देते पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा उनके पास मन तो होता है उनको पढ़ने का, बट बोलते हैं ना फ्रीडम नहीं होता कि आप स्कूल जाएँ, अच्छे कॉलेज में जाएँ, हायर स्टडीज़ करें। तो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाता है कि ये सब चीज़ें भी डेवलपमेंट का पार्ट है। ओके, अगर ये चीज़ें भी सुधर जाए तो कितनी अच्छी हो। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो गवर्नमेंट ही कर सकती है वो इंसान के बीच में, मतलब हम और आपके जैसे सिंगल इंडिविजुअल के बस की बाहर का चीज़ है। आगे बात करते हैं। इट इज़ द नोट वर्दी दैट द कंट्री लाइक श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ लोअर पर कैपिटा इनकम, देखोगे कंट्री लाइक देखोगे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिनका पास हमारे पर कैपिटा इनकम मतलब इंडिया से भी पर कैपिटा इनकम उनके पास कम है, उनके पास बेटर प्लेटफॉर्म है, इंडिकेटर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, मतलब वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा दिन तक जीते हैं। हम लोग, हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। हमारे देश में अराउंड 65 ईयर्स के आसपास लोग मर जा रहे हैं, लेकिन उनके पास 73 ईयर्स तक लोग जिंदा रह रहे हैं। मतलब लोगों की लाइफ स्पैन वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ये सजेस्ट करता है मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट को, जो कि ये इनकम से बहुत ज़्यादा आगे का चीज़ है, जहाँ पे हेल्थ केयर, एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रोल प्ले करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, जो कि HDI जिसको बोलती है, ये एम्फसाइज करता है एस्पेक्ट जो फोकस करे हेल्थ पे, ठीक है ना। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है हर साल, जहाँ पे बताया जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हर एक कंट्री के हिसाब से कैसा है, उसके हिसाब से कंट्री को रैंकिंग दी जाती है। वहाँ पे देखा जाता है हेल्थ केयर वहाँ का कैसा है, मतलब कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो देखा जाता है, जिससे बताते हैं कि नहीं यार यहाँ की ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, इस कंट्री के पास ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, अगर लोग कितने अच्छे हैं, मतलब अच्छे इन द सेंस बिहेवियर वाइज नहीं, मतलब उनकी हेल्थ वगैरह कैसा है। तो कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं जिसको देखा जाता है, जैसे वहाँ पे हेल्थ केयर कैसा है, एजुकेशन कैसा है, ठीक है ना, वहाँ पे लोग किस तरीके का लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, ठीक सिटीजन, ठीक है ना, उनका इकोनॉमिक, ये पर्टिकुलरली इनको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं। ये बताता है कि वहाँ की इकोनॉमिक दशा क्या है, बोलते हैं ना, ये आप बता सकते हो कि इन सब चीज़ों को देख करके कि वहाँ की कंट्री की डेवलपमेंट हो रखी है या फिर नहीं हो रखी है, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ है फिर से बोल लो, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, लिवली स्टैंडर्ड हो गया, बेसिकली इनकम वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें, सिक्योरिटी हो गई, इक्वालिटी हो गई, ये सारी चीज़ें जो ऐसी होती है जिनको आप कंपेयर करके आप बता सकते हो कि ये कंट्री कितनी डेवलप्ड है या फिर नहीं है। आगे बात करते हैं। कंसिडरिंग द ब्रॉडर इंप्लीकेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, इट इज एसेंशियल टू एक्सप्लोर द एडिशनल एस्पेक्ट बियॉन्ड द इनकम एंड वेन मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट। दिस में इंक्लूड द फैक्टर्स सच एज द एक्सेस द बेसिक एनिमिटीज, मतलब छोटे मोटे चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो मिलना, एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, सोशल इंक्लूजन हो गया, लोगों के साथ बोलते हैं सोसाइटी में बैठ पाना, बातें कर पाना, यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, आपको राइट है भाई अपने कंट्री के लिए काम करना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करना, ठीक है ना। बाय इनकॉर्पोरेटिंग दिस डायमेंशन वी कैन गेन मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल बीइंग एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। कहीं ना कहीं इस तरीके से हम लोग अपना सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बोलते हैं बेटरमेंट के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको आप पढ़िए स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है ना। बस रिपोर्ट है, आपको इतना बस पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मामले में। हमारी कंट्री का देखोगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, 69 ईयर्स के आसपास है, लेकिन देखोगे हाँ श्रीलंका का 77 है, ओके, जो कि हमारे से बहुत ज़्यादा है, लगभग 7 साल छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको पढ़ना है, NCERT में दी गई अगेन। फिर भी अगर आलसी हो तो तुम इसको पढ़ लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका ले लो, चलो फटाफट से। अब आगे बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही बेसिक सा टर्म होता है,
ओके, जहाँ पे आप फोकस करते हो खुद को डेवलप करना बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए। ठीक है, हम लोग क्या पुल बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं। अब एग्जांपल लिया था ना अपने इसमें, पुल ब्रिजेस का ऊपर मैंने बोला था कि चलो ब्रिज बन जाए या रोड बन जाता तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पेड़ कट जाएगी तो पेड़ कट जाएगी, तो हमारा फोकस ये होगा कि हम लोग कहीं और भी ज़्यादा पेड़ लगा दें। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 100 पेड़ कट रही है तो यहाँ पे 1000 पेड़ लगा दें, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब क्या होता है कि आप नुकसान तो कर रहे हो, अगर इन्वायरमेंट से कुछ ले रहे हो ना तो आप उसे इतना दे रहे हो जिससे वो लेना आपका एक तरीके से रीस्टोर हो जाए, इन्वायरमेंट को उससे कुछ खास फर्क ना पड़े। ये जस्ट लाइक दैट कि आप समुद्र में जा करके अगर 1 चम्मच पानी निकाल रहे हो तो 100 बाल्टी उसमें पानी डाल दो, वैसा वाला केस होना चाहिए। ठीक है, इमेजिन अ कंट्री दैट गोइंग रियली वेल इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स वीड वांट टू प्रोग्रेस टू कीप गोइंग अप और एटलीस्ट से द सेम फॉर द जनरेशन टू कम। दैट साउंड ग्रेट, राइट? बट there is a twist. Since the mid 1900s, some scientists have been warning us that the way we are developing things now might not be a suitable, might not be a sustainable. ध्यान दो, हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास हो रही है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं और ज़्यादा एडवांस हो रही है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, आगे चल के हम लोगों को बताएं हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आती है। लेकिन सोचो क्या हुआ अर्ली 90s में, क्या हुआ मिड 90s में, क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने इस चीज़ को देखा, ऑब्जर्व किया। कई लोग देखो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट ने ये बात को बताया कि भाई जो जिस डेवलपमेंट को लेकर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो ना, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो कि नहीं यार डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, याद रखो इसका एक बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। ये हमारी सस्टेनेबिलिटी को हैम्पर कर रहा है, हमारे नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना, जैसे हमारे ग्राउंड वाटर हो जाते हैं जो कि कैन बी रिन्यू देमसेल्फ विद द टाइम थैंक्स टू नेचर, जो कि अपने आप रिन्यू हो सकता है खुद से। देखोगे ना आपके जो ज़मीन होंगे जहाँ पे आपका बिल्डिंग है या घर है, वहाँ पे बोरिंग मोटर लगा होगा जो पानी ज़मीन के अंदर से खींचता है, फिर ऊपर हम लोग टंकी में चढ़ाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वाटर टैंक्स में। ठीक है, नल के थ्रू घर में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर होता है जो कि हम लोग ज़मीन से निकालते हैं। वो समय समय पे खुद ही नेचुरली क्या होता है, हील हो जाता है, खुद ही रिन्यू हो जाता है। बट इवन दिस रिसोर्सेज कैन बी ओवर यूज। लेकिन इसको हम लोग इतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं कि अब भाई साहब दिक्कतें आना चालू हो रहा है। कई जगह देखोगे जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है। टेक ग्राउंड वाटर इफ़ वी यूज़ मोर देन व्हाट नेचर इज़ रिप्लेसिंग थ्रू द रेनफॉल, वी आर ओवर डूइंग इट। मतलब मान लो कि हर साल बारिश होता है, बारिश के थ्रू ही क्या होता है, इसमें पानी क्या होता है, रीस्टोर होता है। अब इसमें मान लो कि 100 लीटर पानी रीस्टोर हो सकता है, लेकिन हम लोग सोचो रेगुलरली बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे थे, एक समय आएगा कि नेचर जितना रीस्टोर कर रही है उससे ज़्यादा हम लोग जो ओवर यूज़ कर लेंगे ना, तो पानी की जो पानी का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमें आगे चल के पानी को लेकर के दिक्कत आएगी। ठीक है, देन देर आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसी वजह से अब ये बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बनता जा रहा है। वंस वी यूज़ देम अप दैट्स इट, दे वॉन्ट कम बैक। अगर इतना हम लोग भयंकर अगर हम लोगों ने यूज़ कर लिया तो ये वापस नहीं आने वाले हैं। वी माइट डिस्कवर न्यू सोर्सेज बट इवन दोज हैव अ लिमिट। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हम लोग इसका ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलरली लिमिटेशन तो होता ही है। ठीक है ना, अगेन ये क्रूड ऑयल पे भी आता है हमारे पास। ठीक है, समय समय पे बहुत सारे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर और बहुत सारे जो लोग हैं इस पर काम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। और ये कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा इशू बन चुका है हमारे लिए कि जो हम लोग डेवलपमेंट ले तो रहे हैं लेकिन उसका कीमत कितना चुकाना पड़ रहा है। जैसे ही आप एग्जाम्पल ले लो, मैं यमुना रिवर का बात करता हूँ। ठीक है, जो दिल्ली के पास है अपनी, उसकी फ़ोटो देखो, ये नदी है, देखो कितनी झाग है भाई साहब। अब इसको रिस्टोर कब कर पाओगे, पॉसिबल लग रहा है? बहुत कठिन है कर पाना इसको रिस्टोर। हम लोगों ने डेवलपमेंट के चक्कर में इसकी ऐसी की तैसी कर डाला हम लोगों ने। ठीक है ना, ये देखो क्या दशा, कितनी गंदी काली पानी, नाली से भी गंदा पानी जा रहा है। देखो सीवर पूरा ओपनली खोल रखा है भाई साहब। ये नदी है जिसका पानी लोग कभी पिया करते थे, आज पी लो तो पता चले कि सीधे यमराज का भैंसा आएगा लेके जाने, बोलेगा भाई साहब आपको चलो लेके चलना, बुलावा आया इमीडिएटली। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग को डेवलपमेंट करना है, बट इस तरीके से इसका कीमत किसको चुकाना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमें होल्स होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है ना, जो हमारे जो सन के जो हार्मफुल रेज होते हैं जो हमारे तक आने से रोकता था, वो अब हमारे तक पहुँच पा रहे हैं। गर्मी ऐसी होती है कि जैसे लगता है स्किन जल गई, हीट बर्न हो जाता है हम लोगों को, थैंक्स टू अस कि हम लोग ने इतनी तबाही मचा रखी है। ये डेवलपमेंट कब डिस्ट्रक्शन का रूप ले लेगा हमें भी नहीं पता है। इस चीज़ को आपको भी समझना होगा, बीइंग अ फ्यूचर जनरेशन हमें भी समझना होगा, हम सबको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी इस पर सख्त होना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम देयर पॉलिटिक्स को अगर वो छोड़े तब तो, हमारे गवर्नमेंट तो पॉलिटिक्स में लगी रहती है, इंडिया की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो यहाँ पे पॉलिटिक्स को खेलते हैं। और एक समय आएगा, बोलते हैं ना लाइक अ फ्रॉग को क्या करोगे, अगर आप गर्म ऐसे पतीला ले लो, ठीक है ना,
एक्सपेरिमेंट मत करना यार बट बता देता हूँ। एक गर्म सा पतीला ले लो, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल पतीला ले लो, उसमें पानी भर दो, फ्रॉक को इसमें डाल दो, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या करो, गैस ऑन कर दो, आग जला दो। धीरे धीरे क्या होगा, पानी गर्म होगा। फ्रॉक पता है क्या करेगा, चाहेगा तो इससे बाहर कूद के बाहर आ सकता है, लेकिन वो आएगा नहीं। वो क्या करेगा, अंदर ही एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, कोशिश करेगा अच्छा थोड़ा सा ही तो गर्म है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। एक समय ऐसा आएगा जो फ्रॉक का जितनी एनर्जी है ना, जितना उसका माइंड फोकस है, जितना उसका शरीर है ना, वो इस पानी में पूरी तरीके से गलना चालू कर देगा, हीट चालू कर देगा होना, और उस पानी को में खुद को बैलेंस करने में उसका लग जाएगा। फिर वो एक समय आएगा जब उसको रियलाइज़ होगा कि नहीं अब हमको बाहर जंप करना चाहिए। अब वो जंप करने की कोशिश भी करेगा तो उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा, और इस तरीके से फ्रॉग की डेथ हो जाती है। ये बिल्कुल हम लोग भी वैसा ही बिहेवियर कर रहे हैं। नेचर दिखा रहा है कि भाई देख चीज़ें सही नहीं चल रही है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्मी लग रहा है तो उसको बचने के लिए एसी बना दिया कि नहीं यार सस्टेन हो जाएंगे, एडजस्ट कर लेते हैं। एयर खराब हुआ तो हम लोग, एयर पोल्यूशन हुआ तो हम लोगों ने एयर प्योरीफायर बना दिया, वाटर पोल्यूशन हुआ तो हम लोगों ने वाटर प्योरीफायर बना दिया, आरओ बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। अब इससे क्या हो रहा है कि हम लोग सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय आएगा ये पानी कुछ ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जब हम लोग एनर्जी लगा सकते हैं इन्वायरमेंट को रीस्टोर करने पे। हम लोग दिमाग लगा रहे हैं इसको यूज़, बट ठीक है यार हो जाएगा, सस्टेन एडजस्ट कर लेते हैं। एक समय आएगा बाउंस बैक करने का मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, उसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। लोग पानी के लिए मरेंगे, ज़मीन के लिए मरेंगे, खाने के लिए मरेंगे, क्योंकि ज़मीन जितना बोलते हैं लैंड पोल्यूशन जितना हो रहा है ना, सॉइल पोल्यूशन जितना हो रहा है ना, आने वाले समय में अच्छा खाना भी नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, बट है तो है, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर इंडिया का क्या हाल है ये आप पढ़िए, ठीक है। ये सब चीज़ें बस सॉल्यूशन से क्वेश्चन से कुछ, वाई ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज ओवर यूज, क्यों यूज़ हो रहा है, ओवर यूज हो गया, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। एनालिटिकल क्वेश्चन तो मुझे लगता है पूछना चाहिए बच्चों से। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है ना। ओके, मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। अगेन मैं बोलूँगा कि स्क्रीनशॉट ले लो। कोई बच्चे के पास ये बहाना नहीं होना चाहिए सर बुक नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक है, नहीं है जाके डाउनलोड करो। नहीं मिल रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं तुम्हें एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है ना। ये बुक नहीं, ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में तो दिख मत जाना कोई बोलते हो कि सर ये बुक दे दो, पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं, एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। जिन बच्चों के पास ये बुक है अपना बुक यूज़ करेंगे, अपार्ट फ्रॉम डैट तुम्हें एनसीईआरटी यूज़ करना है। ओके, सॉल्यूशन चाहिए स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने में तो कोई रोक टोक है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो जितना ले सकते हो। ये सारे सॉल्यूशंस है जो मैंने लिखा है आपके लिए स्पेसिफिकली। आपको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। कोशिश करो कॉपी में नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके मुझे बताओ कि तुमने नोट डाउन करा या नहीं करा है, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करोगे, बताओगे कि सर मेरा काम हो गया जो होमवर्क मिला था। ओके, और तो और यहाँ पे एग्जॉस्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे खत्म हो रही है इसके बारे में लिखा हुआ है। मैंने जैसे बताया ना कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको जरूर से बनाना है। और मैं रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में अभी बता करके इस चैप्टर को खत्म करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, रिन्यूएबल देखो रिसोर्सेज जो होता है ना, समझो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना वो 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होता है जो आप खत्म करने के बाद फिर से आप उसको पा सकते हैं, जैसे सनलाइट, ठीक है। सनलाइट को आप क्या करते हो, सोलर पैनल में स्टोर कर लेते हो उसकी गर्मी को, फिर रात को उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आप यूज़ कर रहे हो। ये हो जाएगा सनलाइट, आप जितनी मर्जी उसको यूज़ कर पाओगे, आता रहेगा, ठीक है, रिन्यू कर सकते हो आप। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो होता है वो होता है क्रूड ऑयल, ठीक है। जैसे पेट्रोल, घर में आपके पास स्कूटी होगी, कार होगी, बाइक होगी, जाके देखोगे उसमें जो पेट्रोल डालते हो ना बेटा, वो पेट्रोल वापस गाड़ी में से नहीं निकलता कभी। जैसे जैसे गाड़ी चलती है पेट्रोल अंदर खत्म हो जाती है। मतलब कि जैसे जैसे यूज़ करोगे ये खत्म होता जाएगा। तो हमें क्या करना होता है सर कि हम लोग फोकस करना चाहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, जिससे क्या हो सके हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम बार बार यूज़ करें, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बुरा असर ना पड़े। प्लस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत ही सोच समझ के खर्च करो, क्योंकि अगर ये एक बार खत्म हो गया तो वापस कभी भी नहीं आने वाला है, ठीक है। यही फर्क होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, ठीक है। एग्जांपल सनलाइट एंड पेट्रोल मैंने लिया जो क्रूड ऑयल से बनता है। पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तुम समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन का अगेन मैं बोलूँगा कि आप क्या करें, इसका फ़ोटो खींच लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, 1 पेज ये, 2 ये, और इसी के साथ आपका चैप्टर 1 शॉर्ट में कंप्लीट होता हुआ चैप्टर 1 डेवलपमेंट क्लास 10th CBSE बोर्ड का। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। जो भी बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से उठते हैं, 10-20 क्वेश्चंस ऐसा होगा जो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। आप लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाकर के उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपको CBSE के जितने सैम्पल पेपर आने वाले हैं उसके सॉल्यूशंस वहीं पे मिलेंगे आपको। कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस है वो मैं क्या करूँगा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जब इस वीडियो को आप देख रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे वो शेयर हो चुका है, तो आप जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए, उसे पढ़िए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और
आपको चीज़ें सभी समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूँ। कुछ दिक्कत होता है, कोई डाउट होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, अच्छा सा फीडबैक दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, सो डैट कि आप वेदर फैमिली को बढ़ाओ यार, ऐसे थोड़ी चलेगा कि बस ऐसे ही रहने दिया। ओके, अगले क्लास में हम लोग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, चैप्टर 2। इसको भी वन शॉट में ही खत्म करेंगे, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। तो आई होप आपने पूरे क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया है, सब कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट पे अपना फीडबैक देना, और लगता है सर कुछ भी इंप्रूवमेंट में कर सकता हूँ अगले बैच में, तो प्लीज़ मुझे वो भी फीडबैक में बताना, जिससे मैं अगले बार उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। और अपनी यार फीडबैक ज़रूर लिखा करो, बिकॉज ये हेल्प करता है मुझे दूसरे बच्चों तक पहुँचने में, क्योंकि यूट्यूब मेरे वीडियो को इसी तरीके से दूसरे बच्चों को रिकमेंड करेगा और तुम मुझे हाइप दे सकते हो, लाइक कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ चैप्टर 2 में, और उसको अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, घबराना नहीं है, आपने जी जान लगा के मेहनत करना है, फल आपको जरूर मिलेगा। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।